नमस्कार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक नई मुहिम के साथ आपके सामने है। भोपाल के रहने वाले मर्चेंट नेवी के अफसर संदीप यादव बीते 3 मार्च से अचानक लापता हो गए। संदीप यादव का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा। संदीप मुंबई की द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड में ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है। संदीप के परिवार वालों के मुताबिक वो 22 फरवरी को गुजरात से दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक के लिए रवाना हुए थे और उन्होंने आखिरी बार 20 फरवरी को परिवार वालों से फोन पर बात की। इसके बाद 3 मार्च को कंपनी की ओर से संदीप के पिता को फोन कर उनके लापता होने की जानकारी दी गई। कंपनी की तरफ से बताया गया कि संदीप शिप से लापता हो गए हैं और गुमशुदगी की खबर मिलने पर संदीप के बड़े भाई कंपनी के दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्हें यह बताया गया कि संदीप 2 मार्च को रात 12 बजे तक अपने कमरे में थे, लेकिन अगली सुबह को वो शिप पर नहीं मिले। परिवार वालों की माने तो उन्हें आशंका है कि कंपनी के अधिकारी इस मामले में कुछ ऐसा जरूर है जो बात छिपा रहे हैं। संदीप यादव के पिता श्यामला हिल्स पुलिस थाने में कांस्टेबल हैं, जबकि बड़े भाई ग्वालियर में नौकरी करते हैं। संदीप की गुमशुदगी के बाद परिवार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से लेकर विदेश मंत्रालय तक, यहां तक कि पीएमओ के ट्विटर अकाउंट तक मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कहीं से भी पीड़ित परिवार को उचित मदद नहीं मिली है। तो भोपाल के रहने वाले हैं मर्चेंट नेवी में ऑफिसर संदीप यादव, जो बीते 3 मार्च से लापता हैं। संदीप यादव का अब तक कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। संदीप मुंबई की द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड में ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है। और चलिए सीधे रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले का, जो हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मकरंद, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ कहना है परिजनों का, और जो द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी है, ये क्या कह रही है संदीप के मामले में? देखिए, संदीप यादव का मामला बेहद ही संदिग्ध मामला अभी तक सामने आया है। दरअसल परिजनों का यह आरोप है कि शिप पर ऐसा कुछ हुआ है जो कि कंपनी के अधिकारी उनसे छुपा रहे हैं। केवल खाना पूर्ति कर दी गई है कि आपका लड़का जो है वो शिप से लापता हो गया है और उसको ढूंढने के लिए एक टीम को गठित किया गया है, एक टीम को भेजा गया है। केवल इतनी जानकारी अभी इस कंपनी के अधिकारियों की तरफ से दी गई है। हालांकि संदीप के बड़े भाई भूपेंद्र यादव ने जो जानकारी दी है, वो खुद मुंबई गए थे, कंपनी के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। उनको भी केवल इतनी ही जानकारी दी गई है कि संदीप शिप से लापता है। वो आखिर क्यों लापता हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे वो शिप से नदारद हुआ और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और किसकी जिम्मेदारी है उसे खोज निकाला, इस बारे में कंपनी के अधिकारी चुप्पी साध रहे हैं और कुछ भी इस बारे में चर्चा करने से बच रहे हैं। पुलिस अधिकारियों से जब बात की, मुंबई में वर्ली पुलिस थाने इनका परिवार गया। परिजनों को कहा गया कि वर्ली पुलिस थाने के जुरिस्डिक्शन में ये मामला नहीं आता है। नेवी की जांच अलग होती है, नेवी लॉ के तहत इसमें कार्रवाई होती है और वो कार्रवाई कहाँ होगी, इस बारे में भी कोई जानकारी उनको नहीं दी गई। सीएम हेल्पलाइन में उन्होंने शिकायत की, तो सीएम हेल्पलाइन की तरफ से उत्तर आया कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, हम इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके बाद सुषमा स्वराज, जो कि विदेश मंत्री हैं, उनके ट्विटर पर उन्होंने अपनी याचिका प्रस्तुत की है परिजनों ने। इसके अलावा पीएमओ की जो ट्विटर अकाउंट है पीएमओ का, उसमें इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और अभी भी वहां से इनको रिस्पांस का इंतजार है, वहां से जवाब अभी मतलब कुल मिलाकर जहां से मदद मिल सकती थी वहां पर संदीप का परिवार गया, पर जिम्मेदारी है अब तक कहीं से कोई आश्वासन तक नहीं मिल पाया है कि इनकी कोई मदद की जाएगी। लेकिन इन सबके बीच मकरंद आपसे अपडेट लेंगे, पर सबसे पहले नजरें परिजनों के बयान पर डालते हैं कि आखिर परिजन क्या कह रहे हैं। बड़े भाई ने वहाँ हेडक्वार्टर में ये कहा कि हमको सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज वगैरह अवेलेबल कराई जाए, क्या हुआ मेरे भाई के साथ, किस तरीके से हुआ। तो उनका कहना ये था कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो सिप पर मौजूद नहीं है। जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसके सिप पर जो इतना बड़ा व्यापार कर रही है वो सीसीटीवी कैमरे नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम लोगों ने सुषमा स्वराज जी को ट्वीट किया है, पीएम मोदी जी को ट्वीट किया है और सीएम हेल्पलाइन पे भी जो है कांटेक्ट किया, तो उन लोगों ने भी नकार दिया, बोला कि ये हमारे अंडर कस्टडी नहीं है। सिटी कोतवाली के जो एसपी साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और वो बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। जांच करने के लिए उनकी कंपनी से जा रहा है कोई कैप्टन, तो अब वो कंपनी का ही है, आदमी है, कंपनी का शिप है, तो हमें इस पे फेथ नहीं है, हमें कोई विश्वास नहीं है कि वो सही चीज़ हमको हमारे सामने आएगी। अगर कुछ गलत हुआ होगा, इंसिडेंट कुछ ऐसा।
तो ये तस्वीर है जहां पर कंपनी जो है वो कह रही कि हम अपने कैप्टन को जांच के लिए भेजेंगे, लेकिन सरकारी महकमे में अभी भी मदद का कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। ऐसे में परिवार निराश है। मकरंद का एक बार फिर से रुख करते हैं। मकरंद, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई, लेकिन संदीप अगर आधी रात को गायब हुए, उस वक्त शिप किसी पोर्ट पर खड़ा था या शिप यात्रा में था? देखिए, ओमान से ये यात्रा शुरू हुई थी। नवंबर में ये यात्रा शुरू हुई थी और फरवरी में ये शिप दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए निकला था और 20 फरवरी को आखिरी बार इस परिवार की अपने लड़के से बात हुई थी, संदीप से बात हुई थी। और 20 तारीख को जो बातचीत हुई थी उसमें संदीप ने अपनी माँ से बात करते हुए कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, अच्छे से खाना खा रहा है और उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी ही घर लौटेगा। ये बात आखिरी बार हुई थी 20 फरवरी को। 20 फरवरी की ये बातचीत हुई और 22 फरवरी को शिप जो था वो समंदर में उतर गया। उसके बाद कोई संपर्क इस परिवार का नहीं हुआ था। 2 मार्च को कंपनी के अधिकारियों की तरफ से परिवार को फोन आया कि लड़का लापता है, संदीप लापता है और शिप पर वो मौजूद नहीं है। जब भूपेन यादव, जो कि बड़े भाई हैं संदीप के, उन्होंने जाकर बातचीत की तो रूममेट जो है संदीप का, अभिषेक, उससे बातचीत हुई और रूममेट ने बताया कि रात को 12:30 बजे उसने संदीप को कमरे में देखा था, शिप के कमरे में देखा था और उसके बाद जब सुबह जब काउंटिंग की गई तो सुबह वो शिप पर मौजूद नहीं था। तो तकरीबन 6 बजे काउंटिंग हुई। 12:30 से लेकर 6 बजे के बीच क्या हुआ, कोई जानकारी फिलहाल परिवार के पास नहीं है। सीसीटीवी कैमरों की अगर बात करें तो मेंटेनेंस के नाम पर उन्हें उतारा गया था, लेकिन दोबारा इंस्टॉल नहीं किया गया। इस वजह से सीसीटीवी कैमरे वहां पर मौजूद नहीं थे, ऐसा कंपनी ने परिजनों को बताया है। जांच के लिए कंपनी की तरफ से एक अधिकारी शिप पर भेजा गया है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि जांच अधिकारी पर उनको कतई विश्वास नहीं है। इसलिए सरकार इस मामले में पहल करे, किसी को जांच करने के लिए भेजे या उनके लड़के को ढूंढने में उनकी मदद की जाए। सरकार से लगातार परिजन गुहार लगा रहे हैं, अभी तक रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन उनका लड़का सही सलामत हो, यही दुआ वो कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसका पता लगाया जा सके। सरकार की तरफ से कोई सार्थक पहल हो और उनके बेटे की जान बच सके या उनको जल्दी से जल्दी उसका पता मिल सके, ये उन्हें उम्मीद है और सरकार की तरफ से पहल का ये परिवार लगातार इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, और सरकारी महकमे की तरफ से पहल हो, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहेगा। कुछ सवाल तो उठते हैं कि अगर एक कर्मचारी शिप से गायब हो जाता है और किसी को खबर तक नहीं लगती कि आखिर वो कर्मचारी कहां चला गया, ऐसे में अब सरकारी महकमे से मदद की उम्मीद भी है इस परिवार को और यह भी मदद की उम्मीद है कि कंपनी भी इस मामले में कोई सही और साफ जवाब दे। शुक्रिया मकरंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं खरगोन की, जहां पर 10वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और छात्रा ने अपने प्रिंसिपल पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। कुएं में कूदकर जान देने की उसने कोशिश की। शिक्षक और ग्रामीणों ने किस तरीके से छात्रा को बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तो मैंने सर का मेरी छुरी कूदी तो इसमें तू भी मर के मैंने बोला इसको निकाल तू मेरी छुरी का, ऐसा बोला। बस लंगड़ा सर की गलती है, घर धरना नहीं गया था हम, मेरी छुरी का घर धरना जाते तो क्या कुछ नहीं होता। गांव वाले जो पूरे हैं और इवन बच्ची के माँ बाप जो हैं वो सेवक राम पाटीदार को जिम्मेदार बता रहे हैं, और जबकि बच्ची या जो विभिन्न पेपर में आज स्टेटमेंट बच्ची का आया है उसमें वो प्राचार्य मांगूलाल चौहान को दोषी बता रहे हैं। जांच का विषय है, जो भी शिकायतें जिस तरीके से शिकायतें आएंगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्वालियर के टेकनपुर इलाके में 10वीं क्लास की एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्रा आकांक्षा राजपूत के पिता बीएसएफ में हवलदार है। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजहों का भी पता नहीं चल पाया है। बिलौया थाने की पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ग्वालियर की तस्वीर है, ग्वालियर की एक खबर है जहां पर 10वीं क्लास की एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक छात्रा आकांक्षा राजपूत के पिता बीएसएफ में हवलदार है और छात्र ने आत्महत्या क्यों की, इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बिलौया थाने ने मामला दर्ज कर लिया है और खुदकुशी की इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। वहीं भोपाल में 5 दिन पहले घर के कमरे में खुद को आग लगा लेने वाले 9वीं क्लास के छात्र सोनू अहिरवार की आज इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सोनू अहिरवार नाम के इस छात्र ने बीते 2 मार्च को परीक्षा का पेपर देकर घर लौटने के बाद खुद को आग लगा ली थी।
सोनू परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया और बीते 5 दिन से भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां पर आज सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर कलेक्टर अमित कटारिया ने फेसबुक पर स्टेटस लिखा। जेएनयू मामले में नारे लगाने वालों पर उन्होंने कटाक्ष किया और कलेक्टर ने सुकमा में शहीद जवानों पर भी अपना स्टेटस लिखा है। स्टेटस में उन्होंने लिखा कि नक्सलियों का ये असली चेहरा है। लेकिन अमित कटारिया के स्टेटस पर अब कमेंट बॉक्स में लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। कुछ लोगों ने आपत्तिजनक कमेंट किए हैं, साथ ही कम्युनिस्ट शब्द पर भी आपत्ति जताई गई है। तो बस्तर कलेक्टर अमित कटारिया ने जिस तरीके से पूरा माहौल बना है, माओवादियों को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया, लेकिन अब तमाम लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो उनके कमेंट बॉक्स में जाकर आपत्तिजनक वहां पर कमेंट पोस्ट कर रहे हैं। सुकमा नक्सल अटैक में 3 जवान शहीद हुए हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया जारी है। इसी तीखी प्रतिक्रिया देने वालों में बस्तर के कलेक्टर अमित कटारिया भी शामिल हैं। उसी बस्तर क्षेत्र के कलेक्टर हैं जहां का ये पूरा मामला है। जेएनयू में जो लाल सलाम के नारे लगाए गए हैं, कन्हैया कुमार और उसके साथियों ने कम्युनिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, तो उसको लेकर भी अमित कटारिया ने तीखा विरोध किया है और इन्होंने एक स्टेटस लिखा है जो बड़ा चर्चा में है। ये उनका स्टेटस है, गुमनाम है वो शख्स जो शहीद हो गए, नारे लगाने वाले यहाँ मशहूर हो गए। इसको तकरीबन 1130 लोगों से ज़्यादा लोगों ने जो है इसको शेयर किया है। जेएनयू में जो नारे लगाए जा रहे हैं, लाल सलाम के नारे लगाए जा रहे हैं, जो नक्सलवाद से ताल्लुक़ रखते हैं या कम्युनिस्ट से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको लेकर ये साफ तौर से कह रहे हैं कि नारे लगाने वाले जो हैं वो सीधे तौर पर मशहूर हो गए हैं। और जो जवान हैं, 3 जवान जो शहीद हुए हैं और जो वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं, उनके पक्ष में इन्होंने लिखा है। ये एक स्टेटस उनका और है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है द रियल फेस ऑफ कम्युनिस्ट मेओस्ट किल 16 विलेजर्स इन बस्तर। इन्होंने ये इस स्टेटस के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि जो माओवादियों का असली चेहरा है। हालांकि इस स्टेटस को लेकर कुछ उनको लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। जो कम्युनिस्ट से सीपीआई और सीपीएम से जो ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने बोला है कि कम्युनिस्ट सारे ऐसे नहीं होते, ऐसे इनको रिप्लाई भी किए गए हैं। कैमरामैन राकेश के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। और चलिए अब बात दतिया की करते हैं, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से नायब तहसीलदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीकमगढ़ के जात्रा में तैनात नायब तहसीलदार महेंद्र राणा बाइक से शिवरात्रि के मौके पर अपने घर ग्वालियर जा रहे थे। दतिया में NH 75 पर सोनागिरी तिराहे के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है। चलते चलते रास्ते में रुकते हुए करीबन 10 साढ़े 10 के बीच में, 10 और 11 के बीच में सोना के तिराहे पर अचानक वाहन उधर से सामने से आ रहा था। उन्होंने एक टक्कर ऐसी मारी जिसकी वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हुए। किसी पत्थर से इनकी बाइक टकरा गई और उससे ये घायल हो गए और वहीं मौके पर इनका निधन हो गया है और संपर्क पंजीबद्ध हो गया है और पोस्टमार्टम वगैरह कराया जा रहा है। आगे जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। धमतरी में एक स्कूली छात्र की बुरी तरह से पिटाई का मामला सामने आया है। घटना शंकरदा हाई स्कूल की है। बताया जा रहा है कि 10वीं का एक छात्र शनिवार शाम को स्कूल में शोर शराबा सुनकर स्कूल के अंदर चला गया और बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद टीचर भूपेंद्र सिन्हा ने उसे मना किया, लेकिन छात्र अंदर आ गया। आरोप है कि इसके बाद नाराज टीचर ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्र की आंख और चेहरे पर चोट आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मैं बाहर से आत रहूं तो स्कूल में हल्ला मिलिस तो गे रहूं तो काबारा सर काबारा हंस के पूछिस और मारी से सीधे। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के आदिवासी कांग्रेस नेताओं ने अब से कुछ देर पहले दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में आदिवासी नेताओं ने यह मुलाकात की। बैठक में बस्तर के आदिवासियों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। तो तस्वीर भी आपके सामने, आप तस्वीर देख सकते हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी है, उनके साथ वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के साथ ही साथ तमाम आदिवासी नेता थे जिनसे काफी देर तक राहुल गांधी की चर्चा होती रही। महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है, एफआईआर करने जाते न्याय नहीं मिलता, एफआईआर नहीं होता, वहाँ फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, दर्जनों जो आदिवासी हैं उनकी हत्या हो चुकी है। उसी प्रकार से उनको नक्सली बता के इनकाउंटर के साथ साथ सरेंडर भी कराया जा रहा है और वहाँ यदि कोई पत्रकार लिखना भी चाहे तो उन्हें भी नक्सली बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि इनकी आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनको भी फर्जी केस में फंसाकर जेल के अंदर ठूस दिया जाता है, धमकी दी जाती है। तो वहाँ लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। जब से वहाँ एक आईजी है उनका आतंक है और दूसरा डोभाल साहब जब से गए हैं तब से लगातार वहाँ आतंक का साया है और वहाँ प्रजातंत्र के साथ साथ वहाँ आदिवासियों को भी खाली कराया जा रहा है। दतिया में आयोजित एक कार्यक्रम में 51 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटे गए। यहाँ के गहोई वाटिका में भारत विकास परिषद की ओर से 3 दिन का दिव्यांग शिविर आयोजित किया गया था। शिविर के समापन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ ही सांसद भगीरथ प्रसाद और विधायक प्रदीप अग्रवाल मौजूद रहे। इस मौके पर 51 दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग दिए गए। और चलिए बात छिंदवाड़ा की करते हैं, जहां पर शिव मंदिर के ऊपर पहाड़ का टुकड़ा गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में मंदिर में पूजा कर रहे 4 श्रद्धालु मलबे में दब गए। हादसे की खबर पाकर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। ये तस्वीर आप छिंदवाड़ा की देख रहे हैं, जहां पर शिव मंदिर के ऊपर जो पहाड़ का टुकड़ा था वो गिरने से वहां पर हड़कंप मच गया। कुछ लोगों की इसमें दबे होने की आशंका भी है। 4 लोग मलबे में दबे। हादसे की खबर जब पाने के बाद प्रशासन ने फौरन यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यही वो मलबा है जो ऊपर से टूटकर नीचे आया था और इसमें श्रद्धालु इसके नीचे फंस गए थे। लेकिन गनीमत की बात रही कि बहुत बड़ा हादसा सामने नहीं आया, क्योंकि अगर पत्थर का ये टुकड़ा ज्यादा बड़ा होता तो यहां पर बड़े स्तर पर जनहानि हो सकती थी। वही गुड़गांव में 2 दिन तक चलने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आज से शुरुआत हो गई है। इस समिट में 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा देश के कई उद्योगपति और केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। समिट के जरिए प्रदेश को करीब 1.25 लाख करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। समिट में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी शामिल हुए। डॉक्टर चंद्रा ने हरियाणा के विकास में हर संभव मदद का भरोसा दिया। The Honorable Minister for Urban Development of the Government of India, Chief Guest Shri Arun Jaitley ji, to do whatever best I can. We are making affordable houses in Haryana. We have just launched the first affordable houses scheme in Panchkula on our private land, no support, extra support from the government. Thanks to Arunji Jaitley, who is as finance minister, he has given a lot of support for affordable houses in this budget under the Prime Minister's vision of houses for all in 2022. We have launched a scheme at 1,521 rupees. We promise that in Haryana by 2022, under the name Asha 2022, Asha means affordable shelters and housing for all. That is the detailed version of ASHA, A-S-H-A. So I promised him that we will give 20,000 houses in Haryana. We are doing a lot of activities under Swachh Bharat in converting the municipal waste into energy, under digital thing from cable and broadband areas and many other things. Apart from that, without any business, whatever Haryana state wants from me anytime, I am there to help them.